उस समय अमरकांत के समय में भी रजुआ के समाज की या महानगर व्यक्तियों की, लोगों की संवेदनाएं मर रही थी। आज भी आपने उल्लेख किया कि संवेदनाएं मर रही हैं। तो ये संवेदनाओं के मरने का जो सिलसिला है आदमी का, वो चलता जा रहा है। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे अमरकांत के समय की संवेदनाओं को और आज के कहानी में, कथा परिदृश्य में कैसे संवेदनाओं को कहानीकार कथाकार ग्रहण कर रहे हैं। और अगले वक्ता के रूप में और आज के अभी के सत्र की अध्यक्षता कर रहे कमलेश जी, आपसे आग्रह किया पाए और विधिवत इसको हाँ रखे आए। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अनीता सिंह, भाई सिंधर गंगावती जी और सामने बैठे जिनसे हमेशा सीखने का मौका मिलता है, प्रोफेसर तरुण कुमार जी, संतोष दीक्षित सर और तमाम दोस्त साथी, लेखक, कलाकार, पत्रकार सभी। अभी इसके बाद कविता का सत्र होना है, तो जाहिर है इसके लिए थोड़ा समय हम लोग बचा के इस सत्र से निकालेंगे कि आप कविता के सत्र को थोड़ा ज्यादा समझते। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि पहले सत्र में जितनी बातें हुई उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अमरकांत जी के बारे में कहने के लिए कुछ शेष रह जाता है। लेकिन अमरकांत जी को जितना मैंने पढ़ा और अमरकांत जी के बारे में, उस दौर के बारे में जो मैंने पढ़ा, तो एक बात तो साफ है कि उस समय जो लोग जनता की बात करते थे, खासकर प्रगतिशीलता की बात जो करते थे, आप देखिए कि एक ही दौर के दो कथाकार जो एक ही विचारधारा, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही साधन, भैरवनाथ गुप्त और अमरकांत, दोनों प्रगतिशील धारा, दोनों कहानियां लिख रहे हैं, दोनों जनता की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जब अमरकांत जी की कहानियां पढ़ेंगे तो उनमें बदलाव की कोई दल नहीं, उनमें क्रांति का कोई उत्साह नहीं है। आप किसान समाज का प्रतिनिधि कलाकार नहीं कर सकते, आप उन्हें मजदूर समाज का प्रतिनिधि कलाकार नहीं कर सकते, लेकिन भैरव प्रसाद को आप किसान समाज का प्रतिनिधि कलाकार कह सकते हैं। भैरव प्रसाद की कहानियों में एक बदलाव का उत्साह है, एक जबरदस्त जो क्रांति का एक उत्साह कह सकते हैं। आपको मैं उनकी एक कहानी की चर्चा करता हूँ जो मैं बराबर कर रहा हूँ। उनकी एक कहानी है कदम घर, भैरव प्रसाद। उस कहानी में एक साधु है, तांत्रिक है, मतलब उसको ये वरदान मिला है कि वह जिसके सर पर हाथ रख देगा किसी बीमार आदमी को, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि जिस दिन वो झूठ बोलेगा उस दिन उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। गांव में रहता है तो पकड़ और लोगों का इलाज करता है। संयोग की बात होती है कि उसी समय एक किसान आंदोलन शुरू होता है और किसान आंदोलन इतना विकसित हो जाता है कि राज्य सरकार उसको आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर देती है। और ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन के का जो नेता है उस इलाके का, उसको किसी भी हालत में पकड़ कर लाया जाए। पुलिस उसको खोज रही है, पुलिस खोज रही है और वो भाग रहा है। भागते भागते वो गजनू भगत के घर में चला जाता है और जाकर कहता है कि हमको छुपा लीजिए, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी और मार देगी। गजनू भगत पा लेते हैं और पुलिस उनको खोजते हुए आती है। अब गजनू भगत की समझ में ये आता है कि अगर मैं पुलिस को ये बता देता हूँ कि किसान आंदोलन का नेता मेरे घर में छुपा है तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी जांच करने की। और अगर मैं कह देता हूँ कि छुपा हुआ है तब तो किसान आंदोलन का नेता पकड़ा जाएगा और जो किसान मूवमेंट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और यदि मैं कहता हूँ कि नहीं है तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन गजनू भगत किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होते हैं और झूठ बोलते हैं पुलिस को और कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई किसान आंदोलन का नेता नहीं छुपा है। और पुलिस ये मान कर चली जाती है तो उसमें बात बोलते नहीं। तो एक सामान्य साधु किस तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में जाकर खड़ा हो जाता है, क्या भैरव प्रसाद उनकी एक कहानी है, क्या आप नहीं कर सकते। उनकी कहानी का शीर्षक है क्या आप नहीं कर सकते। उस कहानी में एक छोटा सा लड़का है जो जगह जगह कभी अखबार बेच लेता है
कभी दूध बेच देता है, कभी कुछ सामान बेच देता है। उसको एक आदमी मिलता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में हड़ताल होती है, फैक्ट्री में हड़ताल होती है तो किस आदमी को लगता है कि मुझे हड़ताल से क्या लेना। अगर हड़ताल के चलते काम नहीं हो रहा है तो घर में बैठते हैं, फिल्में देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, परिवार के साथ मौज करते हैं। संयोग से कि वो जा रहा है और वो एक लड़का मिलता है, तो वो लड़का उसके घर अखबार पहुंचाने आता था, दूध बेचने आता है। तो उस लड़के से पूछता है कि तुम आजकल मेरे यहाँ नहीं आ रहे, ना अखबार लेकर आते हो ना दूध लेकर आते हो। तो लड़का कहता है कि क्या आपको नहीं पता है फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है, इसके कई नेताओं को पुलिस खोज रही है, उनके संवादों को एक जगह ले जाने और एक जगह पहुंचाने का काम लेते हैं। क्योंकि लगता है कि एक छोटा सा लड़का ये काम कर सकता है और मैं घर बैठकर आराम करता हूँ और वो हड़ताल में शामिल होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ एक ही साथ काम करने वाले मित्र प्रकाशन में भागवत भी काम करते थे और अमरकांत भी काम करते, लेकिन अमरकांत की जहाँ यथार्थ को ज्यों की त्यों चलरिया की तरह रख देते हैं, वहीं भैरव प्रसाद को एक बदलाव की मुहिम के पक्ष में अपनी कहानी होते हैं। तो ये जो अंतर है अमरकांत जी और भैरव प्रसाद वह अंतर अमरकांत जी के बाद के दौर में भी दिखाई पड़ा। हर दौर में दिखाई पड़ा है। एक कहानीकार का खेमा है जो यथार्थ को जो रखता है और दूसरा खेमा है वो यथार्थ को यथार्थ में बदलाव कैसे किया जाए इसके पक्ष में कहानी है। आप वैसे कह सकते हैं कि वही एक आदमी के साथ। ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे की कहानियों की चर्चा करते हुए इसको थोड़ा सा बात करें। कोई बात करने से पहले विनोद कुमार शुक्ल की एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज के दौर के साहित्य रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा गरीब समय है जिसमें गरीबी कोई मुद्दा नहीं। ये एक ऐसा गरीब समय है जिसमें गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, या ऐसा भुखमरी का समय है जिसमें पेट भरना कोई मुद्दा। आप आज की तारीख में भूख उस दौर से ज्यादा गहरी समस्या है। आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गजा में भूख से हजारों लोग मर, लेकिन आज हमारी कविताओं में जो दिखाई पड़ रही है, कविताओं में गाजा की भूख भरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाल के दौर में मैंने कहानियों में कहीं ऐसा नहीं देखा जहां भूख भरी पर कहानी हो। लेकिन मैं एक कहानी की चर्चा करना चाहूंगा। समकालीन कथा परिदृश्य में आदित्य अभिनव एक मोतिहारी के कथाकार है, युवा कथाकार। उनकी एक कहानी को वनमाली युवा साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है। वो कहानी है जैतून का पेड़। जैतून का पेड़ कहानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई की पृष्ठभूमि में पनपे प्रेम की कथा है। उस कहानी में इजराइल का एक यहूदी लड़का, इजराइल की एक यहूदी लड़की और एक फिलिस्तीन लड़का दोनों प्रेम करते हैं बाहर किसी देश में पढ़ने के दौरान, और शादी के बाद दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद फिलिस्तीन से का जो लड़का है वो कहता है तुम गाजा चलो, वहां लड़ाई चलती, हम लड़ाई में शामिल। अब उसके सामने, उस लड़की के सामने दो बातें हैं, या तो अपने देश वापस लौट जाए उस लड़के को छोड़कर, या उस लड़ाई में शामिल हो जो उसका प्रेमी लड़ और अपने प्रेमी के साथ गाजा आती है, रहती है और बम्बार्ड में उसका नवजात शिशु मारा जाता। ये एक कहानी है आदित्य अभिनव की नई कहानी। एक कहानी और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो मनीष वैद्य की कहानी। मनीष वैद्य की कहानी है वांगची। युद्ध की कला किस तरह से आज के कथा पर जो नए लोग हैं वो कहानी बात करते। तो वांगची एक कहानी है मनीष वैद्य की। उस कहानी में उस दौर की चर्चा है जब भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में जो तनाव बहुत हुआ। तो उस कहानी में यह है कि चीन का एक सैनिक रास्ता भटक कर भारत की सीमा में घुस जाता है। अक्सर देशों में लोग सीमा भटक कर घुस जाते हैं, बर्फबारी का दौर है, सीमा नहीं समझ पाता है, भारत के गांव में घुस जाता है। गांव के लोग उसको पकड़ते हैं और चीन का जासूस मान के उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसका नाम वांगची है।
काफी दिनों तक वो जेल में रहता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया है तो उसे जेल से छोड़ा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अभी तुमको 2 साल तक यही रहना है ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तो वो बेचारे क्या ये 2 साल वो उसी गांव में रहता है जिस गांव में वो पकड़ा गया है। इस गांव में उसे एक लड़की से प्रेम होता है, उसे वो शादी करता है, बच्चा होता है। इस अवधि में 2 साल पूरा होता है और 2 साल पूरे होने के बाद वो चाहता है कि मैं वापस चीन जाऊं और जब लौट के आऊंगा तो फिर बात भूल जाऊंगा। वो जाता है चीन, लेकिन चीन में चूंकि वो भारत से लौट के आया है तो फिर सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, उसकी जांच पड़ताल पूछताछ सारी चीजें उसकी शुरू होती है जैसे भारत में हुआ। और अंत में जब वो भारत आने के लिए वीजा मांगता है तो चीन की सरकार ये भी युद्ध के खिलाफ एक कहानी। एक और कहानी की मैं चर्चा करूंगा, वो मनीष दत्त की कहानी है, बिल्लोरी आंखों। बिल्लोरी आंखों में एक लड़की को एक सैनिक से प्रेम होता है और सैनिक जब गश्ती में जाता है तो जो बर्फबारी होती है उसमें वो लापता हो जाता है। लापता होने के बाद भारत सरकार कई साल के बाद ये मान लेती है कि वो सैनिक मर गया है, लेकिन ये लड़की मानने के लिए तैयार। इस लड़की के पास अचानक एक दिन पत्र आता है उस लड़के का, तो सैनिक का। फिर ये लड़की उस सैनिक को पत्र भेजती है। यह प्रक्रिया कई साल तक चलती है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की भी मर जाती है और मर जाने के बाद जब उसका बक्सा खोला जाता है तो पता चलता है कि पति के नाम से जो उसके पत्र आते थे खुद दर्शी। मेरे कहानी की चर्चा कर रहा हूं तो मेरे रोए खड़े हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में जिन चुनौतियों की चर्चा की वो चुनौतियां आज विकसित रूप में आज के दौर में जो कथा लिख रहे हैं उनके सामने है और उन चुनौतियों से वो ज्यादा बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। अमरकांत जी से जब एक पत्रकार बहुत कम किया है अमरकांत, लेकिन एक साक्षात्कार में अमरकांत जी से पूछा गया कि कहानी को लेकर उनकी अवधारणा क्या है, कहानी क्या है। तो अमरकांत जी कहते हैं कि कहानी समझ में आने वाली होनी। कहते हैं कि कहानी की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि पाठक पढ़े तो उसकी समझ में आ जाए कहानी, साथ ही वह समाज के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। इसे समाज विद्रोही नहीं होना चाहिए और साथ में आनंददायक होनी चाहिए। जब आप दूसरों के, अमरकांत जी कह रहे हैं, जब आप दूसरों के दुख समझने लगते हैं तो यह भावना आपको लिखने के लिए प्रेरित, कब प्रेरित करती है? जब आप दूसरों का दुख समझने लगते। मुझे भी इन्हीं भावनाओं के कारण कहानियां लिखनी है। जब अमरकांत जी कहानियां लिख रहे थे तो उस वक्त खासकर वो या प्रगतिशील धारा के लोग थे, उनके सामने एक जो बहुत बड़ा संकट था, वो संकट ये था कि जाति और वर्ग की समस्या से कैसे निपटा। डी.टी. रणदिवे की एक किताब आती है अंग्रेजी में कास्ट एंड क्लास, जिसके बाद में हिंदी अनुवाद होता है जाति और वर्ग। राम मनोहर लोहिया लंबे लंबे लेख लिखते हैं जाति और वर्ग की समस्याओं को लेकर। रणदिवे कहते हैं कि जब तक आप जाति के बीच के अंतर विरोधों को हल नहीं करेंगे तब तक वर्ग संघर्ष तक आप पहुंचे नहीं पाएंगे। और राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि आपको जाति के संघर्ष को समझना होगा। अगर भारत में वर्ग को समझना है तो आपको जाति के बीच के संघर्षों को समझना होगा। मुझे लगता है कि अमरकांत यही कहा तो वर्ग संघर्ष तक पहुंचने के लिए जाति के बीच के संघर्षों को परख रहे हैं। आज जो दलित विमर्श के रूप में सामने हम लोग आ रहा है, दरअसल इसके बीच अमरकांत की कहानियों में शामिल। मैं उसके उदाहरण के रूप में थोड़ा सा कुछ कोट उनकी कहानियों के और आज लिखी जा रही है कुछ कहानियों के कोट के आपको सुना। उनकी एक कहानी है कला प्रेमी। कला प्रेमी का एक पात्र है गोत्र है जो ऊंची जाति। वह एक कहता है
कि जानते हो सदियों से यहाँ कौन शासन कर रहा है? बड़ी बड़ी जातियों के सामंतवादी प्रगति के लोग, आज भी इन्हीं जातियों का शासन। क्या बात है कि इन्हीं जातियों में ईश्वर के अवतार, ईश्वर के अवतार इन्हीं जातियों में, धार्मिक संत इन्हीं जातियों में पाए जाते हैं, विद्वान इन्हीं जातियों से आते हैं, राजनीतिक नेता, लेखक, कलाकार सभी इन्हीं जातियों में पैदा होते हैं। फिर वे परिवर्तन क्यों चाहेंगे? ये अमर खान की कहानी में आता है। दूसरी जगह वो अपनी एक कहानी शक्तिशाली में उनका एक पात्र है नरेन, उसके बारे में वो कहते हैं, नरेन के बारे में, कि वह एक ऊंची जाति और खाते पीते कुटुंब में पैदा हुआ। जवान होने पर उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई और एक वफादार बीवी भी मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि वह एक ऊंची जाति से खाते पीते। दूसरी तरफ उनकी कहानी कुहासा है, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। कुहासा कहानी का जो नायक है वह चमरकोल में पैदा हुआ। चमरकोल में पैदा हुआ है तो उसका बाप उसे कहता है, आप देखिए नरेन ऊंची जाति का है तो उसके बारे में क्या बात हो रही है, और जब वह है जो चमरकोल में पैदा हुआ है उसके बारे में होता है कि जहां मन हो जाकर मुंह पिटा, जैसे चाहे अपना गढ़ा भर। गांव के कई लड़के शहर में रिक्शा चलाकर पैसा पीट है, घर परिवार चला रहे थे। यह सुअर है कि जानवर चोरी कर। जातियों की बात, लेकिन ये कैसे क्लास में जाके मिलता है, वर्ग संगत में कैसे जाके मिलता है, यह दिखाई पड़ता है उनकी ये कहानी दलील। दलील कहानी में एक रिक्शा वाला कहता है के नायक से कि बाबूजी हम लोगों को गोसाई बोलते हैं। रिक्शा चालक बोलता है, बाबूजी हम लोगों को गोसाई बोलते हैं, हमारे लोग किसी तरह की नौकरी चाकरी मजदूरी गुलामी नहीं करते हैं, इसे ओछा समझा जाता है। हम ईश्वर की संतान हैं, ऋषि मुनि के वंशज है, हमारे लोग हुआ आशीर्वाद बांटते हुए मानते। तो मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से जातियों का संघर्ष वर्ग के संघर्ष में बदलता है। उनकी कहानियों को जब आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, अब मैं इसी सिलसिले में अजय नावरिया की एक कहानी में चर्चा करूंगा, तो हमारे दौर के हमारे सीनियर उनकी एक कहानी है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप कहानी में हमें ज्यादा उपमहाद्वीप कहानी में तो नायक है, उसकी शादी है, दलित समाज का है वो, और वो घोड़ी पर बैठकर ऊंची जात के लोग रोकते हैं और उसके बाप को पकड़कर पीटते। कहते क्या है, तो पीटने के बाद एक आदमी कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं पंडित जी, इस पर दंड लगा ताकि गांव बिरादरी का कायदा कानून तोड़ने से पहले यह नीच 1000 बार सोचे। उन्होंने इतनी मेहनत से मन बनाया है ये सब, इसे थूक के चटाओ। इनमें से एक ने जमीन पर पड़े पिताजी के बाल पकड़कर सिर उठाया, पर उनमें कोई हरकत न देकर वापस पलट दिया। गलती हो गई हुजूर, आपकी प्रजा है हुजूर, उनके हाथ अब भी जुड़े थे, ये दूल्हे के दादा है। दो जातियों का संघर्ष अमर खान की कहानियों में दिखाई दे रहा है, तो आज अजय नावरिया की कहानी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि अमर खान की कहानियों में आज की चुनौतियों के जो बीज थे वो आज भी अभी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक जबरदस्ती बदलाव का उनके भीतर कोई इच्छा नहीं था, अब उनकी कहानी के 3 प्रमुख स्त्री पात्र जिनकी बार बार चर्चा। एक तो है सिद्धेश्वरी, दोपहर का भोजन में, और दूसरी है निर्वासित कहानी की पत्नी। निर्वासित कहानी की चर्चा यहाँ नहीं हुई, मैं निर्वासित कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। निर्वासित कहानी में एक गांव में अकाल पड़ा है और एक आदमी है जो बीमार है और बेड पर पड़ा, और उसकी पत्नी उसकी पत्नी घर के भोजन के लिए दूसरे जगहों पर काम करती है, दूसरे के घर, और जो खाना लाती है तो लोग आपस में बांटते हैं। ये जो पति बेड पर पड़ा हुआ बीमार है
वो बराबर ये सोचता है कि उसकी पत्नी ज्यादा खाती, इसीलिए उसके हिस्से में खाना कम आता। तो वो एक दिन डांटता है उसको, पत्नी को, कि तुम सारा खाना खा जाती हो और हमें बहुत थोड़ा सा देती हो, मेरे हिस्से का भी खाना खा जाती हो। रोज रोज डांटता है। एक दिन पत्नी पलट के जवाब देगी, निर्वासित पलट के जवाब देती है और पति को बहुत बुरा लगता है और वो तय करता है कि मैं आत्महत्या करूंगा, इस ट्रेन से कट के जान दे दूंगा। वो स्टेशन जाता है, लेकिन जिस ट्रेन से वो कटने के लिए गया था, फिर उसी ट्रेन में बैठ के वो शहर चला जाता है। शहर चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसके विचार बदल जाते हैं और वो कुछ काम करने लगता है। कुछ समय के बाद उसकी स्थिति कुछ ठीक हो जाती है। उसे लगता है कि कुछ पैसे उसके पास हो जाते हैं। उसे लगता है कि घर पर मैं कुछ पैसे भेज दूं, पत्नी के काम आएंगे। वो एक पत्र लिखता है और पत्र में 100 रुपया डाल के उस पत्र को अपने घर के पते पर भेजता है। लौटती रात से उसके भाई का पत्र आता है और कहता है, उस पत्र में लिखा है कि आपका इंतजार करते करते आपकी पत्नी है। तो एक निर्वासित की पत्नी है, दूसरी सिद्धेश्वरी है और तीसरी उनकी एक कहानी है शाम, जिसकी पत्नी है लता, वो भी खड़ी होती है पति। आप देखिए आज के दौर में तो कहानियां, वो कहानियां उसी बात को आगे बढ़ाए। मैं इस वक्त अपनी एक कहानी की चर्चा करूंगा। एक जो कहानी है अगिन जगादी नील, अगिन जगादी नील में एक दो बात, सेवंती और उसकी माँ माधुरी देवी, दोनों उसी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिन परिस्थितियों में वे जी रही। वे इसमें बदलाव करना चाहती हैं और अपने तरीके से बदलाव करती है। हालांकि पाठक के ऊपर है कि इस बदलाव को कितना स्वीकार करता है। जो ब्यूटी क्वीन चुन के जाती है सेवंती गांव में और ये कहती है कि उसकी माँ के बिछड़े हुए पति को ला रही है और अपनी माँ को तोहफा देना चाहती है, और उसकी माँ माधुरी देवी कमरे में अपनी चूड़ियों को तोड़ लेती है और मांग से सिंदूर पहुंचती। ये अद्भुत कहानी है स्त्री विमर्श की। और आप देखिए इसको सिद्धेश्वरी और निर्वासित की पत्नी की परंपरा से जोड़ते हैं तो लगता है कि एक पूरा सिलसिलेवार क्रम बना। एक और कहानी की मैं चर्चा करूंगा, चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल जी की एक कहानी है हत्या पर। उस पर बहुत कम बात हत्या पर, उनकी तारा भागा जैसी कहानी ज्यादा चलती है, लेकिन हत्या पर की एक नायिका है केट की, जो अपने गांव की जमींदार के खिलाफ खड़ी होती है, जो उसके बाप का हत्यारा है। और गांव का एक पुजारी है जिसने इसके बाप की हत्या को होते देखा है। वो उस पुजारी के पास जाती है और कहती है कि तुमने उसकी हत्या होते देखा है, इसलिए मुकदमे में तुम गवाह बच जाओ। तो पुजारी तैयार नहीं होता है। पुजारी कहता है कि नहीं, भगवान है ही, भगवान सब देख रहे हैं, वो इंसाफ कर देंगे। लेकिन कटकी को यह पता चलता है कि वो जमींदार बच जाएगा और कानून कोर्ट और वकीलों के लफड़े में वो लंबे समय तक झेल नहीं पाएगी, तो वो जमींदार की हत्या कर और हत्या करके पुजारी के पास आती है और बात करके चली जाती है। ये बताती नहीं है कि हमने जमींदार की हत्या कर। सुबह में उस पुजारी को खून में समा एक चाकू मिल जाता, वो उस चाकू को अब वो उसके अंदर पूरा बदलाव हो जाता है और सोचता है कि किसी तरह से कीर्ति की जान बचे, कटकी की जान। ये भी बहुत अद्भुत कहानी है, एक आदमी के अंदर नए आदमी के जन्म हुई। रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी मकान तो नायिका है दुल्हनिया, वह भी अद्भुत। तो मैं इन कहानियों की चर्चा सरकारी में कर रहा हूँ ताकि मैं जोड़ सकूं उस परंपरा से जो अमरकांत जी की परंपरा है। या विरासत करने का कि विरासत करना ठीक नहीं है, तो बिल्कुल उस परंपरा से जुड़ रही है। अमरकांत जी की एक कहानी है पलाश का। पलाश के पुल में एक आदमी, एक प्रौढ़ आदमी है, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करता है और बाद में तो लड़की को उस आदमी से भेंट हो जाता है तो उस लड़की को रखने से इनकार है। लेकिन बुढ़ापे में जो उसको पश्चाताप होता है वो भी अद्भुत। और आपको याद अभी हंस में कहानी आई है, सब लोग देखी लम्ब है, उसमें जो मनीष कुमार का जो पश्चाताप हो
और अमरकांत की उस कहानी से जुड़ता है तो वो आदमी पश्चाताप नहीं करता। हमारे दौर में इस परिदृश्य में लगातार ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं जिन कहानियों के बीच अमरकांत के दौर में डाले जाते थे। इसके अलावा अभी जो परिदृश्य खासकर नए लोगों को कहानियां, मैं ओरेस्ट की कहानी चांद के पार एक शादी फीचर है जो करीब विमर्श की अधिक कहानी। इसके अलावा अभी गीता सिंह सुनहरा घाट और तो मेरी सबसे प्रिय उनकी कहानी है अधरिया रात पैरनिया बना जाए। इसके अलावा अभी उनकी एक कहानी आई है कमरक जहानाक बादी फल था। इसके अलावा सिंह वाली कहानी, बहुत शानदार कहानियां लिख रही है, मैंने बहुत अद्भुत कहानियां लिख रही है। अभी उनको एक सम्मान भी मिला है। मैं ये सारे लोग बिहार के हैं और मनीष मंत्री को हटा दीजिए, मनीष कलाकार। तो ऐसे तमाम नए कलाकार जो आज लिख रहे हैं और उन्हीं चुनौतियों से लिख रहे हैं जिन चुनौतियों से कभी अमरकांत की कहानी को। तो ये यात्रा जारी रहेगी और हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी भी चुनौतियों से गुजरेगी, इन्हीं चुनौतियों से गुजरेगी और आज से बेहतर कहानियां सामने आएंगी। वो जो बहुत मशहूर गीत है और आएंगे लिखने वाले जो गीत है, तो आने वाली पीढ़ियां इससे भी बेहतर कहानियां लिखेंगे, इससे भी ज्यादा जटिल चुनौतियों का सामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने जो कमी लग रही थी उसे पूरी कर दी।